हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत 2019। तो देखो, भारत 2019 हम कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। जिन्होंने भारत 2019 लिया होगा गवर्नमेंट का, वो भी ठीक है। जिन्होंने दृष्टि पब्लिकेशन का लिया है वो भी अच्छा है। और इसके अलावा भी अगर आपने परचेज किया है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि टॉपिक का नाम सीरियल वाइज सेम ही मिलेगा आपको, ठीक है। बस इतना ही रहेगा कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा गवर्नमेंट का डाटा है तो इसमें सारा ज़्यादा भी होता है, प्लस जो हमारे काम का नहीं होता वो भी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। बट इसमें क्या है कि इसमें बस समराइज्ड भी होता है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर चीज़ें उसमें वही होती हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो शायद हमें नहीं पढ़ना चाहिए या हमें नहीं पता होता, तो इसलिए क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनको सारी डिटेल में पता होना चाहिए, इसलिए चीज़ें इसमें बहुत सारी ऐड कर दी जाती हैं। तो आपको मैं पूरा एक समराइज व्यू दूंगा। और मैंने कोशिश यही की है कि आपको अगर किताब आपने परचेज़ नहीं कर सकते, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने कोशिश की है कि मैं सारा का सारा कम से कम आपको वो डाटा शेयर कर सकूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो शुरू के देखो, मैंने पहले कहा था कि हम 5 चैप्टर डिस्कस करेंगे, लेकिन 5 नहीं, हम 2 ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि शुरू के 2 अपने इंडिया के बारे में पूरा डिटेल से बताता है। तो हम उसको एक एक करके सारा देखेंगे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो आराम आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें ना। तो हम बहुत ही धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करें हम टॉपिक की, तो टॉपिक आपको पता है कि भारत, भूमि और उसके निवासी, इसके बारे में है। दूसरा टॉपिक की बात करें तो राष्ट्रीय प्रतीक। उसके बाद राजनीतिक संरचना, जिसमें पॉलिटी के बारे में होता है। फिर कृषि, फिर कृषि एवं पर्यटन। तो ये सो ऑन ऐसे ही आगे तक पूरा आपका जाता है, जिसमें टोटल 31 टॉपिक्स दिए गए हैं, या चैप्टर कह सकते हो आप, ठीक है। तो हम शुरू के आज 2 चैप्टर कवर करेंगे। जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह हैं या नेशनल सिंबल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, और भारत के भूमि के बारे में बात करेंगे, और जो लोग वहाँ पे रहते हैं, पॉपुलेशन कितनी है, सेक्स रेशियो कितना है, वो सारी चीज़ों पे हम बातें करेंगे, ठीक है। और अनअकैडमी प्लस पे जो लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, या आप रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, आपको 10% का इस पर ऑफ मिल जाएगा। अब देखो, भारत को पढ़ने से पहले, ठीक है, देखो जब पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे भारत, भूमि और उसके निवासी, लेकिन ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और वर्ल्ड के बारे में थोड़ा चीज़ें बता देना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वर्ल्ड के बारे में आपको पता रहेगा तो बाकी चीज़ें पढ़ने में आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। तो थोड़ा सा पहले हम वर्ल्ड के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड के बारे में जानने के बाद फिर हम भारत के बारे में जानेंगे, तो थोड़ी सी हमें आसानी हो जाएगी। तो देखो, मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की हैं जो इस किताब में नहीं है, और ये फैक्ट्स आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं महाद्वीप, जिसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, राइट। तो कॉन्टिनेंट टोटल कितने हैं? तो टोटल 7 हैं। कौन कौन से? देखो, ये है नॉर्थ अमेरिका। अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये पूरा अमेरिका है, ठीक है। आप लोग ये बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पूरा अमेरिका होता है और अमेरिका का ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला साउथ अमेरिका। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप है। और साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका एक कंट्री है यहाँ पे, समझ रहे हैं आप। तो ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है। जैसे एशिया हम बोलते हैं ना, ये पूरा एशिया है, उसमें भारत एक देश है, सेम ऐसे यहाँ पे भी है। जो हम अमेरिका की बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जिनके राष्ट्रपति हैं, ये देश है यहाँ पे। इसको यहाँ पे ये पूरा जो प्लेस है ये है यूएसए आपका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ये है। ये पूरा नॉर्थ अमेरिका इसको नाम दिया है। दोनों में अमेरिका अमेरिका आ जाता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये देखो, नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका दूसरा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तीसरा आपका कॉन्टिनेंट बात करें तो अफ्रीका है, चौथा यूरोप है, पाँचवा एशिया है, छठा आपका ऑस्ट्रेलिया है, और आठवां सातवां आपका अंटार्कटिका है। अब देखो, याद कैसे करेंगे इसको, तो मैं तरीका बताता हूँ। एक सीक्वेंस से चलो, कैसे? पहले, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, सेकंड नंबर पे साउथ अमेरिका, थर्ड नंबर पे अफ्रीका, ठीक, उसके ऊपर जाओ, चौथे नंबर पे यूरोप, पाँचवें नंबर पे एशिया, सिक्स नंबर पे आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे अंटार्कटिका। तो आप देखो सीक्वेंस से जब भी याद करो, ऐसा नहीं करो कि एक नॉर्थ अमेरिका, अब आंखें बंद करोगे तो आपको एक नॉर्थ अमेरिका आएगा, एक ऑस्ट्रेलिया याद आ जाएगा। तो ऐसे कभी याद नहीं करो, क्योंकि कभी याद होगा भी नहीं, और याद करोगे तो कभी ना कभी मिस्टेक हो जाएगी, भूल जाओगे। सीक्वेंस से याद करोगे तो आप वहाँ पे पहुँच पाओगे। जब आंखें बंद करोगे तो आपको नॉर्थ अमेरिका दिखना चाहिए, साउथ अमेरिका दिखना चाहिए, अफ्रीका दिखना चाहिए, यूरोप दिखना चाहिए, एशिया दिखना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया दिखना चाहिए, अंटार्कटिका आपको दिखना चाहिए, राइट। तो आप ऐसे याद करिए कि आपको सारी चीज़ें याद हो। सीक्वेंस से याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। एक दो बार ट्राई करो, तीसरी बार से आपको मेहनत कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले याद रखना है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद आना है नीचे, ठीक है। ऐसे ऐसे घूमो, देखो ऐसे 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 घूमो, ठीक है। तो आपको आराम से याद हो जाएगा। सबसे पहले आपका नॉर्थ अमेरिका नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आपका आ जाएगा साउथ अमेरिका, नंबर 3 पे आ जाएगा आपका अफ्रीका, नंबर 4 पे यूरोप, नंबर 5 पे आपका एशिया, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 पे अंटार्कटिका। बेसिक फंडामेंटल्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब आपसे अगर पूछा जाए महाद्वीप कितने हैं, तो टोटल कितने हैं? 7 है। अब देखो, आपका काम है कि पेन पेपर लेके आप बैठे होंगे,
जहाँ तक आपको जैसे चीज़ें मैंने बता दी, यहाँ पे वीडियो आप पॉज करिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, नोट करिए कि टोटल महाद्वीप कितने हैं वर्ल्ड में, 7 है, कौन कौन से वहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए वो हेल्प करेगा। या तो आप पीडीएफ रख सकते हैं, लेकिन यही है कि पीडीएफ के साथ रिवाइज करने में दिक्कत ये है कि सारा आप स्क्रॉल करके नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आपने किताबों में लिख रखा है तो आप आसानी से उसको कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप प्लीज़ नोट्स इसके बनाया करिए। तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं ओशियन की। तो अगर ओशियन की बात करें तो इसमें नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और साउथ पैसिफिक ओशियन बोलते हैं, लेकिन ये दोनों पूरा मिला के एक ही होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, इसको बोलते हैं अटलांटिक ओशियन, ठीक है। इसको 2 भागों में बांट देते हैं, लेकिन है एक ही। और ये है इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन का यही वाला पार्ट है, तो इसमें पढ़ना नहीं है हमें। फिर चौथा आ जाता है साउदर्न ओशियन या अंटार्कटिक ओशियन भी बोलते हैं, उसको आर्कटिक ओशियन बोलते हैं। टोटल ओशियन कितने हैं, 4+1 बोलते हैं। तो नंबर 1 पैसिफिक, नंबर 2 अटलांटिक, नंबर 3 इंडियन ओशियन, चौथा साउदर्न ओशियन, 5वां आपका अंटार्कटिक। तो आपसे पूछा जाए ओशियन कितने हैं, महासागर कितने हैं, तो 5 हैं। देखो, अटलांटिक ओशियन का नाम अटलांटिक ओशियन है, साउदर्न ओशियन का नाम साउदर्न ओशियन है, इंडियन ओशियन का नाम हिंद महासागर भी बोलते हैं इसको, आर्कटिक का आर्कटिक है। 2 ही नाम चेंज होते हैं, पहला एक इंडियन ओशियन चेंज होता है, अटलांटिक पैसिफिक ओशियन होता है। पैसिफिक ओशियन को हम क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। तो आपको प्रशांत महासागर पता होगा, लेकिन पैसिफिक ओशियन नहीं पता होगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर, ठीक है। 2 ही के नाम चेंज होते हैं, एक इंडियन ओशियन के, एक पैसिफिक ओशियन के, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं, इतने आप पॉइंट्स याद रखेंगे आशा करता हूँ, ठीक है। तो एक तो आपको कॉन्टिनेंट पता होना चाहिए, टोटल कितने हैं, 7 है। और आपके सागर कितने हैं, सागर नहीं महासागर याद रखिएगा, 5 है। क्योंकि देखो, मेडिटेरियन सी को भी हम सागर बोल देते हैं, यहाँ पे आपको ब्लैक सी को भी हम सागर बोल देते हैं, और यहाँ पे आपका कैस्पियन सी को भी हम सागर बोलते हैं, यहाँ पे अरल सी है। तो इससे ये सारे सागर आते हैं कि ये महासागर है। महासागर मतलब बहुत बड़ा, जैसे होता है ना सागर और महासागर, सागर एक छोटे भाग को हो गया, महासागर एक बड़े भाग को हो गया। तो ये सारे चारों 5 आपके महासागर हैं। पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर जिसको बोलते हैं, अटलांटिक, ठीक है, इंडियन ओशियन हिंद महासागर, साउदर्न ओशियन और आपका आर्कटिक ओशियन। तो ये आप याद रखिएगा कि ओशियन टोटल 5 है और 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं, देखो टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ इक्वेटर, सॉरी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। इक्वेटर को ही विषुवत रेखा हम बोल देते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा भी बोल देते हैं, 0 डिग्री चैनल भी बोल देते हैं और इक्वेटर बोलते हैं। 4 नामों से इसको हम जानते हैं। तो ये देखो ऐसे यहाँ से गुजरती है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में अगर वर्ल्ड का मैप बनाओगे तो यहाँ से गुजरती है। तो कौन कौन से देशों से गुजरती है हम वो भी जानेंगे। नीचे अब 23.5, क्योंकि पृथ्वी आपको पता है कि 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, ठीक है, इतने अच्छे पे झुकी हुई है। इसलिए हम देखते हैं कि 23.5 नॉर्थ में कौन कौन सी कंट्री जाती है, 23.5 साउथ में कौन सी कंट्री जाती है। मैंने ये ज्योग्राफी में आपको पढ़ा रखा है, झुकने का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, नीचे देखो ऊपर एक एक करके हम समझ लेते हैं किसको क्या बोलते हैं। लोगों को यही नहीं पता होता कि नीचे वालों को क्या बोलते हैं, ऊपर वालों को क्या बोलते हैं। तो ऊपर वालों को याद रखिए टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, जो इंडिया वाला पार्ट है कैंसर बोलते हैं, याद रखिएगा। ऐसे आप कैंसर के नाम से याद रख सकते हो। तो ऊपर वाले इंडिया वाले पार्ट में इंडिया आता है, क्योंकि नॉर्थ में इंडिया आता है। देखो ये भूमध्य रेखा है, इससे इंडिया ऊपर आता है, तो उत्तर में आता है। ये भी आपसे याद रखना कि भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। प्लस 23.5 नॉर्थ, जब भी आप 23.5 बोलेंगे उसके साथ नॉर्थ या साउथ आपको लगाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। साउथ वाले को पोर्शन को बोलते हैं 23.5 साउथ, जिसको टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। हिंदी में जिसको याद रखना याद रखेगा। इक्वेटर को देखो विषुवत रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री भी बोलते हैं। ये 4 नाम है, तो चारों में से कोई भी आप याद रखिएगा। अब एक एक करके हम कंट्री देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्री यहाँ से पास होती है। और देखो तरीका भी यही है, ऊपर वाले से 16 कंट्री पास होती है, यहाँ से 13 कंट्री पास होती है, नीचे वाले से 10 कंट्री पास होती है। मतलब मकर रेखा पे 10 कंट्री हैं, इक्वेटर पे आपका 13 कंट्री है, और कर्क रेखा पे आपके 16 कंट्री हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो 16, 13, 10, तो आपको एटलीस्ट कंट्रियाँ याद रहेंगी, ठीक है। अब देखो कंट्री की बात करें तो देखो महाद्वीपों को देखोगे तो महाद्वीप में लगभग 3 महाद्वीपों से गुजरता है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से देखो आ रहा है, नहीं, इसको अफ्रीका कॉन्टिनेंट से और एशिया कॉन्टिनेंट से पार होता है। देखो यूरोप यहाँ पे, तो यूरोप से भी नहीं जाता, ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं जाता है, और आपका साउथ अमेरिका से भी नहीं जाता है। तो आप देखोगे तीन महाद्वीपों से गुजरता है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से। मैंने अभी तो जस्ट आपको कॉन्टिनेंट पढ़ाया था, ठीक है। तो इसमें कंट्री देख लेते हैं। पहली कंट्री मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मॉरितानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार
और यहाँ पे ताइवान। ठीक है, ताइवान को ऐसे लोग अलग से कंट्री कभी मानते हैं कभी नहीं मानते, वो अलग इशू है, बट इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके आगे बढ़ते हैं सेकंड पे। तो आप इक्वेटर की बात करें, ठीक है, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री पे बात करें या भूमध्य रेखा पे बात करें या फिर आप विषुवत रेखा की बात करें, इसमें टोटल 13 कंट्रियाँ हैं। पहली कंट्री की बात करें देखो यहाँ पे है, ठीक है, इक्वेटर है। दूसरी कंट्री की बात करें तो कोलंबिया है। तीसरी कंट्री आपकी ब्राज़ील है, यहाँ पे है, ठीक है, तीसरी कंट्री आपके यहाँ पे ब्राज़ील है। चौथा आपका गैबोन है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पांचवी कंट्री की बात करें तो कॉन्गो है, यहाँ पे 6 DRC, 7th आपका युगांडा, 8वां केन्या, 9th आपका सोमालिया है, 10वां आपका यहाँ पे मालदीव है, ऊपर इसके भारत जाता है। यहाँ पे 13 दिया गया, देखो ये साओ टोमे एंड प्रिंसिपी एक आइलैंड है, यहाँ पे वो कंट्री ही है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 11 नंबर पे इंडोनेशिया आ जाता है। इंडोनेशिया से आगे बढ़ेंगे आपका 12th नंबर पे आपका किरिबाती आ जाता है। तो ये टोटल 13 कंट्री है आपके 0 डिग्री पे, ठीक है। अभी ये देखो आपको याद कैसे होगा, बस ये सीक्वेंस से याद रखिए, ठीक है, इसी सीक्वेंस से याद रखिए। बस आपको करना क्या है कि आपको ये सुबह सुबह एक बार देख लेना है कि यार कौन कौन सी कंट्री है, इक्वेटर है, ये है, ये है। आंखें बंद करके एक बार कोशिश करिए इस मैप में जाने के लिए, यहाँ से नंबर 1 से। नंबर 1 क्या था, ये था। नंबर 2 क्या था, ये था। नंबर 3 क्या था, ये था। नहीं याद आ रहा है, ठीक है, देख लो क्या है, तो ऐसे आपको याद होगा। देखो एक पैटर्न बनाओगे जब आप ना, जब आप एक पैटर्न बनाओगे इधर से इधर का, तभी आपको याद हो जाएगा। इसमें भी देखो आप अगर पैटर्न बना के अगर पढ़ोगे ऐसे, ये यार पहली कंट्री यहाँ है, सेकंड कंट्री है, अब एक यहाँ का याद करोगे एक यहाँ का याद करोगे, तो आपको याद होने से रह गया। तो देखो ये साइंटिफिक तरीका है जिसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। स्मार्ट तरीका यही है जिसको हम आज के टाइम पे स्मार्ट स्टडी बोलते हैं ना। स्मार्ट स्टडी यही है कि आपने एक यहाँ का याद कर लिया कि यहाँ का याद किया, ऐसे आपको याद नहीं होगा। तो स्मार्ट तरीका ये अपना सीक्वेंस से याद करो, तो एक बार आपको भूलेगा भी नहीं। जब आप अपना अगर एक दो याद करोगे तो तीसरा अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा, अरे इसके बाद तो ये था, अरे इसके बाद तो ये था। तो एक तरीका है जिसके आप आसानी से चीज़ों को याद कर सको। अब देखो बात कर लेते हैं मकर रेखा पे। तो मकर रेखा पे देखोगे तो 10 कंट्रियाँ कौन कौन सी, चिले, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, ठीक है, बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। लैंड के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा भूभाग किसका है, एशिया महाद्वीप का है। और सबसे छोटा भूभाग किसका है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का है। ये दोनों आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा आपका अफ्रीका है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो पॉपुलेशन जनता जहाँ लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, भारत की पॉपुलेशन, अब चाइना की पॉपुलेशन देखो आपको इतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये आपका एशिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं, अंटार्कटिका में रहते हैं। अंटार्कटिका में लोग रहते ही नहीं है। अंटार्कटिका में जो लोग रहते हैं दोस्तों वो रिसर्च वर्क की वजह से रहते हैं, बस वो रिसर्च के काम करते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है, ठीक है। और उसके अलावा देखो भारत कहाँ पे स्थित है, तो भारत की बात करें देखो भारत एशिया में स्थित है और वो भी साउथ एशिया में, ठीक है। तो देखो आपको बहुत बार साउथ एशिया लिखा हुआ मिलता होगा, तो भारत कहाँ पे स्थित है, साउथ एशिया में। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल फैक्चुअल पे। अब आते हैं भारत 2019 की रियल पढ़ाई पे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हम थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो मैं एक एक करके आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताते चलूँगा। देखो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल का मतलब है ये जो पूरा भारत का एरिया है ना, ये पूरा अगर मिलाएं हम तो ये पूरा एरिया टोटल कितना है, ये वाला पूरा, तो इसको अब बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। तो इतना वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है सपोज करो 1 किलोमीटर इधर से, 1 किलोमीटर इधर से, 1 किलोमीटर इधर से, सारे एक किलोमीटर ले लूँ, तो ये जो पूरा एरिया होगा तो इसको हम बोलेंगे 1 किलोमीटर वर्ग, सॉरी एक वर्ग किलोमीटर इसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे 1 वर्ग किलोमीटर। तो ऐसे ही भारत के जो जनसंख्या, इतना आप डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वर्ग किलोमीटर क्यों लिखते हैं। तो ये जो 1 किलोमीटर का एरिया है ना, चारों तरफ से 1 किलोमीटर का हम लेंगे, तो ये जो पूरा एरिया आएगा इसको बोलेंगे हम 1 वर्ग किलोमीटर। सेम ऐसे ही 32,87,2631 वर्ग किलोमीटर। तो इतना आपको डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए बाई मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे शायद टाइपिंग करते टाइम एक टाइप हो गया मेरे से। ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, इतना ही है। तो बस 32 लाख याद रखिए। आपको कितना याद रखना है, भारत का जो एरिया है 32 लाख के आसपास है, इतना ही आप याद रखेंगे। ऑप्शन आपके मैच कर जाएंगे इसमें, ठीक है। 32,87,000 याद रख सकते हैं तो आप बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। उसके बाद भारत स्थित कहाँ पे है, तो उत्तरी गोलार्ध में। मैंने बताया था आपको कि जब पृथ्वी बनाएंगे पूरा तो इसमें देखेंगे तो भारत इस जो 0 डिग्री था, 0 डिग्री के ऊपर था। तो भारत कहाँ था, 0 डिग्री के ऊपर था, तो यहाँ पे हम उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या है, जब आप पृथ्वी बनाएंगे
जब इसको बीच से काटेंगे, जो 0 डिग्री बोला था, इसको इक्वेटर बोला था मैंने अभी कुछ देर पहले, इसीलिए मैंने पहले पढ़ा दिया कि आपको ये चीज़ें समझ में आए। इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। इससे ऊपर देखो तो भारत यहाँ पे स्थित है, ठीक है, भारत यहाँ पे स्थित है, जिसको हम बोलते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखो ये इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, इसको ऊपर वाले पार्ट को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, उत्तर साइड बोलते हैं, दक्षिण साइड बोलते हैं, ठीक है। तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये मैंने बता दिया। अब भारत का अक्षांशी विस्तार, अक्षांश मतलब जो ऐसे रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ देखो, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, सॉरी अक्षांशी आपका ऐसे होगा अक्ष पे, ठीक है, देशांतरी आपका ऐसे होगा। तो अक्षांशी दिशार की बात करो, अक्षांशी देखो, अक्षांश रेखा ऐसे खींची जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं अक्षांश। तो आप ये लोग ये भी बना लीजिएगा, हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट कभी किसी ने ना बताया हो। इसको अक्षांश बोलते हैं, जो ऐसी रेखाएं सीधी खींची जाती है उसको बोलते हैं देशांतर, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, इसको खड़ी वाली रेखाओं को देशांतर बोलते हैं, और जो लेटी हुई है इसको लैटिट्यूड बोलते हैं ना, लॉन्ग लैटिट्यूड ऐसे ही बोलते हैं, तो लेटी हुई रेखाओं का अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देखो ये 8.4 से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं। उत्तरी इसलिए लगा कि हम उत्तर में हैं, ठीक है, और ऐसे बात करते हैं। तो अब देखो अक्षांश की बात करें तो अक्षांश मैंने बताया कि लेटी हुई रेखाएं होती है। तो जो यहाँ पे पोर्शन है ना, जहाँ भारत स्टार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं 8.4, ठीक है, 8.4 नॉर्थ उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ तक अगर आप जाओगे, यहाँ से यहाँ तक जाओगे, तो ये आपका आ जाता है 37.6 नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, आप ये दूरी किलोमीटर में नापेंगे तो वो भी आपका आ जाएगा लगभग 3214 किलोमीटर के आसपास ये डिस्टेंस है। देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ठीक है। बट ये पहले हम अक्षांशी विस्तार पूछ रहे हैं, ये पूछ लेता है बहुत बार एग्जाम में, और स्टेट पीसीएस में तो खास तौर पर पूछता है। तो 8.4 से लेके यहाँ पे आपका 37.6 देशांतर आपका अक्षांश तक है, उत्तरी अक्षांश तक। तो ये याद रखिएगा पॉइंट, यहाँ से 8.4 स्टार्ट होता है। पता हमने जो 0 डिग्री पढ़ा था ना, याद है, 0 डिग्री। तो ऐसे ही 1-1 डिग्री हम ऊपर पढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो जहाँ 8.5 आएगा, 8.4 आएगा, वहाँ से भारत स्टार्ट हो जाता है। और ख़त्म कहाँ पे होता है भारत का बॉर्डर? यहाँ पे 37.6 पे। फिर हम ऐसे भी तो मूव करेंगे ना, ठीक है, ऐसे भी मूव करेंगे। तो जब यहाँ पे आते हैं हम, तो इसको बोलते हैं हम 68.7 और 68.5। तब देखो एक चीज़ और पहले बता देता हूँ मैं आपको। जब ये पृथ्वी बनाओगे आप, तो ग्रीनविच होता है, ग्रीनविच जो लंदन में है, वहाँ को हम जो 0 डिग्री मानते हैं, जीरो समय मानते हैं। जीरो समय का मतलब ये है कि हमारा जो टाइम आपने पढ़ा होगा ना 82.5 GMT, 5:30 हम बताते हैं ना, वो यही से स्टार्ट होता है। तो हमने क्या किया, लंदन में सबसे पहले क्योंकि औद्योगिकीकरण हुआ, तो इन्होंने अपने टाइम पीरियड को आइडियल माना। उन्होंने कहा कि सब कुछ यही से स्टार्ट होता है, मतलब दिन स्टार्ट होता है कहाँ से? लंदन से। यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, राइट। तो यहाँ से जब चालू होंगे तो ऐसे आगे बढ़ते 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 जब इंडिया तक पहुँचेंगे, तो यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो ये आपका हो जाता है 68.6 डिग्री तक, 68.7 तक पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर जो ख़त्म होता है ये होता है 97.25 पे, ये पूर्व में। देखो आप लंदन से हम किधर जाते हैं? पूर्व में। अगर लंदन से इधर होते हैं तो हम पश्चिम बोलते हैं, ठीक है। और देखो अगर भूमध्य रेखा से बात करें तो उत्तर में थे, तो इसलिए हम जब ऊपर जा रहे थे तो उत्तरी बोल रहे थे। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप याद रखिएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, 8.4 से लेकर 37.6 तक, 68 से लेकर आपका 97.25 तक। अब भारत की स्थलीय सीमा जो लगती है 15,200 किलोमीटर, मतलब पाकिस्तान से जो सीमा लगती है, ठीक है, अफगानिस्तान से, चाइना से, नेपाल से, आपका बांग्लादेश से, भूटान से, म्यांमार से, ये जितनी सीमाएं लगती है टोटल मिला कितना है? 15,200। तो आपके याद रखना, स्तरीय सीमा हमारी 15,200 है। और जलीय सीमा की बात करें, जलीय सीमा मतलब ये पूरा जितना जल से हमारी सीमा लगती है, अंडमान निकोबार की सीमा लगती है, ये है आपका 7,516.6, ठीक है। अब वैसे बात करें तो जो मेन लैंड की अगर बात करें, तो मेन लैंड में हमारी जो सीमा लगती है ये लगभग लगती है 6100 किलोमीटर। बाकी जो बच जाता है हमारा, ठीक है, 1400 के आसपास, ये अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप पे सारे मिला के आ जाते हैं। तो इसलिए 7,516 आपका पूरे जलीय सीमा है। और बस मेन लैंड की बात करें, ठीक है, मेन लैंड मतलब ये वाले लैंड की बात करें तो 6100 किलोमीटर के आसपास है। अब देखो ये मैंने बताया आपके 8.4 से चालू होता है, लेकिन अंडमान निकोबार देखोगे तो देखो इससे नीचे चला जाता है। तो ये अगर अंडमान निकोबार से अगर कभी पूछ दे कि हमारे संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कहाँ से है, तो इसको हम बोलते हैं 6.4 से है। तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखिएगा, यहाँ पे 6.4 से स्टार्ट होता है। मेन लैंड से 8.4 से स्टार्ट होता है और यहाँ से 6.4 से। तो सर क्योंकि देखो आप अगर ऐसे लाइन खींचोगे तो अंडमान निकोबार इससे नीचे चला जाता है। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे साउदर्न मोस्ट कौन सा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर पूरी ओवरऑल पूछे तो ये इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे इंदिरा कॉल है। तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखिएगा। इधर कीरी बाती है,
चलिए इधर किरीब आती है, इधर गौरमुता है नाम है यहाँ पे प्लेस गुजरात में। तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे साउथ में स्टेट कौन सा है, तो ये स्टेट याद रखिए तमिलनाडु है, इधर गुजरात है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर तो नॉर्मली सबको पता होता है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश याद नहीं होता, खासतौर पर हमें नॉर्थ ईस्ट के देशों के बारे में नहीं पता होता। तो ये पॉइंट्स पे आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे यूपीएससी ने पूछा था कि पश्चिमी घाट में कितने राज्य हैं, तो आपको ये याद रखना है पश्चिमी घाट में कितने राज्य लगते हैं, पूर्वी घाट में कितने राज्य लगते हैं। सबसे पहले तो आप ये पता करें कि समुद्र से हमारे कितने राज्य हैं जिसकी सीमा लगती है। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आपका गोवा, चौथा जो गोवा लोग छोड़ देते हैं नॉर्मली, यही मिस्टेक करते हैं, चौथा कर्नाटका, पाँचवा आपका केरला, छठा तमिलनाडु, सातवां आपका आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्य लगते हैं हमारी समुद्री सीमाओं से। अब यूपीएससी ऐसे पूछा कि पश्चिमी घाट में देखो 9 राज्य लगते हैं, पश्चिमी घाट में कितने राज्य हैं। तो लोग नॉर्मली काउंट करते हुए क्या सोचते हैं कि पहला गुजरात 1 हो गया, महाराष्ट्र 2 हो गया, गोवा 3 हो गया, कर्नाटका 4 हो गया, केरला 5 हो गया। ठीक है, 90% लोग क्या करेंगे 5 मार देंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो तमिलनाडु का बॉर्डर इधर भी शेयर होता है और इधर भी शेयर होता है। तो तमिलनाडु दोनों साइड बॉर्डर अपना शेयर करता है। तो टोटल अगर पूछ दिया जाए पश्चिमी साइड में तो 6 है, और अगर पूर्वी साइड में पूछ दिया जाए तो 4 है। टोटल ऐसे देखोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो दोनों साइड अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो ये भी बहुत बड़े एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है, अब भारत के पड़ोसी राज्यों की पड़ोसी देशों की बात करें, देखो पाकिस्तान से हमारी सीमा लगती है, अफगानिस्तान से हमारे 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, चाइना से हमारा बॉर्डर शेयरिंग है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, भूटान है, उसके बाद बांग्लादेश है और म्यांमार है, और नीचे श्रीलंका है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अगर स्थलीय की बात करें तो टोटल 7 देशों से घिरा हुआ है, और एक आपका समुद्र में है यहाँ पे श्रीलंका, और इधर आपका मालदीव है। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, भारत और श्रीलंका के बीच में देखो पाक जल डमरू आयतर मन्नार खाड़ी, इधर के वाले को पाक मन्नार खाड़ी बोलते हैं, इधर पाक जल डमरू बोलते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। भारत की भूमि को देखो 4 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। कौन कौन सी? पहला पर्वतीय क्षेत्र, मतलब ये वाला हिमालयन क्षेत्र बांटते हैं। पहले सिंधु और गंगा के मैदान, ये वाला आपको पता है कि यूपी वाला बॉर्डर प्लेन आ जाता है। उसके अलावा ये रेगिस्तानी इलाका आ जाता है आपका राजस्थान वाला। उसके अलावा आ जाता है प्रायद्वीपीय भारत, ये पठारी जो भारत है ये पूरा ये वाला पार्ट आ जाता है। तो इसको 4 भागों में हम लोग बांटते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप याद रखिएगा। भारत में जो नदियाँ भी बहती है तो कुछ देखो पहाड़ों से बहती हैं, कुछ रेगिस्तानी नदियाँ होती हैं, कुछ प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, कुछ तटीय नदियाँ होती हैं। तो इसमें आप ये भी याद रखिए कि भारत में जो नदियों को वर्गीकृत किया जाता है वो 4 तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। जो पहाड़ों से बात करें तो देखो, अगर आप देखो गंगा, सिंधु, ये सारी नदियाँ कहाँ पहाड़ों से निकलती है, तो इनको हम प्रायद्वीपीय नदियाँ बोलते हैं। सॉरी, प्रायद्वीपीय नहीं, इसको हम हिमालयन नदियाँ बोलते हैं। प्रायद्वीपीय मतलब जैसे कावेरी हो गया आपका, ठीक है, कृष्णा हो गया, ये सारे प्रायद्वीपीय नदियाँ हो जाती है। ठीक है, और अंतस्थलीय मतलब जो बीच से निकलती है, बीच में कहीं विलुप्त हो जाती है। जैसे लूनी नदी की बात करें तो अंतस्थलीय प्रवाह क्षेत्र नदियाँ होती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ऋतुओं की बात करें तो भारत में नॉर्मली 4 ऋतुएं पाई जाती हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और मानसून। ठीक है, अभी टाइम पीरियड भी लिख रखा है। ठीक है, शीत ऋतु आपका जनवरी से फरवरी, ग्रीष्म ऋतु आपका मार्च से मई, वर्षा ऋतु आपका जून से सितंबर, फिर ऐसे ही आपका अक्टूबर दिसंबर। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अब बात करें देखो भारत की जनसंख्या की, तो भारत की जनसंख्या की बात करें अगर, तो देखो जो भारत की जनसंख्या है ना, उसका हम एक तो याद रखिएगा कि 121 करोड़ है। आपने कभी कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री को भाषण देते हुए सुना होगा 1.25 करोड़ देशवासी बोलते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 2011 की सेंसस के अनुसार हमारी जो जनसंख्या थी 121 करोड़ थी। ठीक है, वो नहीं बोलते, अभी 135 करोड़ के आसपास है। लेकिन ये नहीं बोलते क्यों? क्योंकि अभी 2021 में फिर से सेंसस होगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, देखो जिनको एग्जाम निकालना है 2021 तक कोशिश करिए एग्जाम निकालने के लिए, नहीं तो 2021 में फिर से सेंसस आएगा, फिर आपको अच्छे से फिर से पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले सिलेक्शन ले लीजिए जिनको अगर एग्जाम देना है तो। ठीक है, बाकी अगर नहीं है तो जो लोग नए आएंगे वो लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो अगर उसकी बात करें देखो सेक्स रेशियो की, तो सेक्स रेशियो क्या होता है, देखो 1000 पुरुषों पे, ठीक है, 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या कितनी है उसको हम बोलते हैं सेक्स अनुपात निकालते हैं, इसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। राइट, तो देखो 2011 के सेंसस के अनुसार पूरे भारत में 1000 पुरुषों पे 943 और फीमेल्स थी। ठीक है, आप देखो अब इसमें से जो लोग बच जा रहे हैं उनकी शादी कैसे होगी, एक समस्या है ना। 57 लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में सेक्स रेशियो डे बाई डे डिक्रीज़ करता जा रहा है। बट अगर बात करें आज़ादी से पहले तो हमारा सेक्स रेशियो बहुत बढ़िया था, अभी ये काफ़ी डिक्लाइन होता चला गया है। बट ठीक है, इस पर हम काम कर रहे हैं। 2001 की सेंसस के अनुसार देखें तो हमने क्या किया, एक 10 अंक का इम्प्रूवमेंट किया। पहले 933 था, अभी हमने 943 कर लिया। तो देखो आपको बस इतना याद रखना है कि 1000 पुरुषों पे
महिलाओं की संख्या कितनी है 2011 के सेंसस अनुसार, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पॉपुलेशन पूछी जा सकती है तो 121 करोड़ है, इतना याद रखेंगे काफ़ी है आपके लिए, बस इतने पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है, तो देखो हम नॉर्मली अपने इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। नेशनल प्रतीक या राष्ट्रीय सिंबल्स की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतीक और उसके साथ राष्ट्रीय पंचांग, इन सारी चीज़ों पे हम क्या करेंगे, अभी बातें करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने पहले वाले चैप्टर में अभी नहीं बताया आपको। तो भारत में देखो 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट में से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ उसमें और याद रखिएगा कि जो भारत की पॉपुलेशन है, यहाँ वाले पे देखिए स्लाइड्स में मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नहीं बताई आपको, 382 हमारी पॉपुलेशन है, जो घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व, मतलब 1 किलोमीटर वर्ग बनाए, मतलब 1 किलोमीटर इधर से लें, 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 तो ये जो एरिया है 1 किलोमीटर वर्ग, एक वर्ग किलोमीटर में दोस्तों 382 लोग रहते हैं। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा बात करें तो 1106 रहते हैं कहाँ पे, बिहार में। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व तो सबसे ज़्यादा है, तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट्स भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए चैप्टर नंबर अब 2 पे हम लोग शिफ्ट करते हैं। ठीक है, और साक्षरता की भी एक बार बात कर लेते हैं। साक्षरता भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ओवरऑल अगर साक्षरता की बात करें तो ओवरऑल साक्षरता देखो भारत में दोस्तों 73% है। तो ये भी अगर आपसे पूछे कि भारत की साक्षरता दर कितनी है तो 73% है। ठीक है, और उसमें भी अलग अलग मैं बात करूँ, ठीक है, 73% तो ओवरऑल है, मेल फीमेल मिला के। अगर अलग अलग मेल की पूछूं तो मेल की लगभग 80.9 था। ठीक है, 80.9% पुरुष साक्षर है, और महिलाओं की बात करें तो यहाँ पे 64.6 है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं, राष्ट्रीय सिंबल की बात करते हैं। देखो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये आपको पढ़ना है, मतलब एटलीस्ट पढ़ना तो क्या, आपको अपने देश के बारे में तो एटलीस्ट इतनी चीज़ें पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में नहीं पूछे जाते तब भी। तो हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है कहाँ से लिया गया, फ्लैग्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी सिंबल्स के बारे में सारा डिटेल्स में एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने भारत के तिरंगे की बात करते हैं। तो जो तिरंगा बनता है दोस्तों 3:2 के रेशियो में बनता है। तो अगर ये 3 फीट का है तो ये 2 फुट रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे ऊपर वाले रंग को बोलते हैं केसरिया, बीच में सफ़ेद, नीचे वाले को हरा। ये ब्लू कलर का चक्र होता है जिसमें 24 तिलियाँ होती हैं। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कितनी तिलियाँ होती हैं, तो याद रखिएगा 24 तिलियाँ होती है। स्टेट पीसेस में वगैरह में पूछ लिया जाता है। ये ध्वज किसने डिजाइन किया था, तो श्री पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, आप याद रखिएगा। ठीक है, और हमने राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था। तो देखो हमने बहुत पहले ही अपना लिया था, आज़ादी से पहले ही हमने अपना झंडा अपना लिया था। तो 22 जुलाई 1947 को हमने अपना झंडा अपना लिया था, ये चीज़ याद रखिएगा आप। ठीक है, अब देखो इसमें इनके रंगों के प्रतीक के बारे में भी बात की जाती है। केसरिया रंग ताकत का है, सफ़ेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति का संकेत देता है, हरा रंग हमें शुभ और विकास का, उर्वरता का संकेत देता है। ये पहले पॉइंट्स से अगर आप पढ़ें तो एक बार पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं पूछा जाता। ठीक है, बाकी जो पॉइंट्स मैंने आपको अभी जस्ट बताया वो याद रखिएगा। हमें झंडे का अनुपात ये होता है, किसने ये झंडा बनाया, कब अडॉप्ट किया, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो ये हमने ये चक्र लिया है ना, ये अशोक स्तंभ से लिया है। ठीक है, सारनाथ में स्थित अशोक चक्र, उसको भी हम दिखाएंगे आपको अभी। ये है, ये इसमें आपको जो सर्कल है ना, यही सर्कल हमने वहाँ से उठाया है। अब देखो इसमें डिटेल्स में बात करें अगर हम, तो देखो एक तो सबसे पहले याद रखिए कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा मतलब ये होता है कि किसी एक देश का एक लैंग्वेज बोलते हैं ना, जैसे, ठीक है, वैसे बांग्लादेश की बात करते हो, जैसे अगर वो कहते हैं कि हम बांग्लादेशी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो सारा काम वो बांग्लादेशी में करते हैं, या ठीक है, बांग्लादेशी मतलब बांग्लादेश में तो वैसे भी बांग्ला यूज़ करते हैं वो लोग। भारत में देखो क्या है कि 22 भाषाएं एक तरह से हमारे आधिकारिक भाषाएं घोषित की गई हैं, जिसमें भारत सरकार जो काम करता है दोस्तों वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में काम करता है। तो हम लोग बहुत देखो हिंदी क्षेत्र से जो लोग हैं वो सोचते होंगे कि भारत पूरे इंडिया में हिंदी भाषा लागू हो जाए, लेकिन आप उनके बारे में सोचिए जो लोग साउथ में रहते हैं वो लोग भी चाहेंगे ना कि कन्नड़ पूरे देश में हो जाए, या तेलुगु पूरे देश में हो जाए। तो सारे लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। तो लेकिन हमारी जो भारत सरकार यूज़ करती है लैंग्वेज, वो हिंदी और अंग्रेजी यूज़ करती है। ठीक है, और 22 भाषाओं का प्रयोग 22 भाषाएँ आधिकारिक भाषाएँ हैं जो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त हैं। टोटल 22 भाषाएँ, इसके बारे में मैंने आपसे बहुत डिटेल में पढ़ा भी रखा है। अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय पक्षी की, तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा दोस्तों मोर है। राष्ट्रीय पुष्प की तो कमल है। ठीक है, न्यूरीपेरा गर्टन इसका साइंटिफिक नेम है, ये भी याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय पेड़ की बात करें तो बरगद है। ठीक है,
फाइकस बेंगालेसिस, तो इसको साइंटिफिक नेम है, ये भी याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय गान जनगण मन, जिसको किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि हमारे राष्ट्रीय गान को किसने लिखा है, एक तो जनगण मन है और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी लिखा है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो अशोक स्तंभ है, या अशोक स्तंभ जिसको बोलते हैं हम, ये ठीक है, सारनाथ से लिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा आप। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो मीठे जल की डॉल्फिन, ठीक है, गंगेज डॉल्फिन भी बोलते हैं, जो गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है उसी को हम मानते हैं, ठीक है। डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, या मछली कह सकते हो आप, ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो हम संघ संवत पर आधारित कैलेंडर को फॉलो करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। और पंचांग के नाम से नॉर्मली हम लोग समझते हैं। और इसमें भी क्या होता है कि ये जो स्टार्ट होता है ना 22 मार्च या 21 मार्च से स्टार्ट होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये 22 मार्च या 21 मार्च से स्टार्ट होता है, क्योंकि यूपीएससी 2014 का पेपर उठा के देखेंगे, उसमें पूछ रखा है डायरेक्टली कि ये हमारा जो सही हम जो पंचांग हम फॉलो करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, तो एक तो हमारा पहला दिन कौन सा होता है, तो ये तो 22 मार्च होता है, तो 21 मार्च होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हम सब शक संवत पर आधारित इसको फॉलो करते हैं। तो देखेंगे आप जितने भी गवर्नमेंट के डाटा वगैरह पब्लिश होते हैं, कुछ भी होता है, तो शक संवत उसमें लिखा होता है, ठीक है, उनके अनुसार हम सारी चीज़ें क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे इंग्लिश कैलेंडर फॉलो नहीं करते हैं, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा आप। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम है, जिसको किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय फल की आप बात करें तो ये आम है। और राष्ट्रीय खेल, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय खेल लोगों को आज तक क्रिकेट लगता होगा, लेकिन एक्चुअली क्रिकेट है नहीं, ठीक है। राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है? हॉकी है, तो ये याद रखिएगा, हमारा राष्ट्रीय खेल दोस्तों हॉकी है, न कि आपका क्रिकेट है। 90% लोगों को ये लगता होगा कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट नहीं है, ये क्या है? हॉकी है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मुख्य चिन्ह की बात करें तो रुपया, जिसको डिजाइन किया डॉक्टर उदय कुमार ने, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि रुपये का जो सिंबल है, ठीक है, ये हमने 2010 के आसपास अडॉप्ट किया था, तो ये याद रखिएगा कि किसने बनाया था इसको? डॉक्टर उदय कुमार ने। तो ये कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो सत्यमेव जयते जो लिखा गया है ना, ये सत्यमेव जयते, तो ये हमने कहाँ से लिया है? ये यूपीएससी ने भी ये करीब, मुझे जहाँ तक याद है, ये पूछा था आई थिंक 2009 के आसपास शायद पूछा था, 2009 या 7 में पूछा था यूपीएससी ने, नहीं 2014 में ही पूछा था, हाँ 2014 में ही ये पूछा गया था आपसे, ठीक है। 2014 में ये भी पूछा गया था, 2014 में ये भी पूछा गया था, हिंदी कैलेंडर का, हमारा जो कैलेंडर यूज़ करते हैं, पंचांग यूज़ करते हैं राष्ट्रीय, उसके बारे में पूछा गया था कि शक संवत आधारित राष्ट्रीय पंचांग जो हम यूज़ करते हैं वो किस तिथि से स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही ऑप्शन दे रखा था 22 मार्च, 15 मई, 21 मार्च, 31 मार्च, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन दे रखे थे उसमें। तो ये देखो बेसिक फंडामेंटल्स, अगर 2014 का जिन्होंने पेपर दिया होगा उनके लिए बड़ा ईजी था ये चीज़ें, ठीक है। एक तो सत्यमेव जयते हमने लिया मुंडकोपनिषद से, तो ये आप याद रखिएगा, 2014 में यूपीएससी क्वेश्चन वैसे पूछ चुका है, बट बाकी पिछले पीसेस वगैरह में बहुत फ्रेंकली पूछ ले जाते हैं, तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। तो लगभग देखो इसमें सारी चीज़ें हमने याद कर ली। इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़, ये आपको हमेशा काम आएगा, मतलब कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, टीईटी, टीचर, कोई भी बीएड वीएड कुछ भी एग्जाम दे रहे हो, ये हमेशा काम आएगा। एटलीस्ट अपने देश के बारे में तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को तो एटलीस्ट आप पढ़ाओगे ना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको आपको पढ़ाओगे तो ही, तो आपको पढ़ाने जब पढ़ाओगे तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि अगर मम्मा पापा आपसे पूछ ले कि ये क्या होता है, तो आपको एटलीस्ट ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो, तो आप एटलीस्ट पढ़े रहोगे तो आप पढ़ा सकोगे, ठीक है। तो ये आपको एटलीस्ट राष्ट्रीय प्रतीक तो सारे आपको पते होने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको सारी डिटेल्स में एक एक करके चीज़ें बता सकूं, ठीक है। तो एक एक करके मैंने कोशिश की आपको समझा दूं, और आगे ऐसे हम जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी उसको अलग अलग से अच्छे से और पढ़ेंगे। देखो और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या है कि उसमें देखो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ठीक है, राज्य के नीति निषेधक तत्व क्या है, राष्ट्रपति क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद क्या होता है, तो उसके बारे में डिटेल्स आपको बताऊंगा। उसमें मैं लिखा हुआ कम दिखाऊंगा, आपको बोलूंगा ज़्यादा। तो आपको पेन कॉपी लेके रखना है, जो चीज़ें आपको लगे काम की है आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। जो आज मैंने बताया आपको ये दोस्तों कंठस्थ करना है, अच्छे से याद करना है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में भी आपको काम आएगा, आपकी फैमिली के लिए, आपको बच्चों के लिए, सबके लिए काम आएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें एटलीस्ट आपको अभी से याद रखना है। वैसे तो ये सारी चीज़ें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें याद नहीं होता या हम उसको ध्यान नहीं देते, तो एटलीस्ट इस बार पढ़ लीजिए, कैसा पढ़िए कि दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हमेशा की तरह खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।